दोस्तों, आज की कहानी है जब आँख खुले तभी सवेरा। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े भाई साहब की रोज रोज देर से घर आने की आदत आखिर पिताजी से छिपी न रह सकी। बड़ी भाभी ने उन्हें बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, किंतु छोटी भाभी के कारण आखिर यह बात उन तक पहुंच ही गई। बड़ी भाभी बम्बई में पली बड़ी थी, खाते पीते अच्छे परिवार से आई थी। ऐसा नहीं था कि हम लोग उनके मुकाबले कम थे। पिताजी बैंक में मैनेजर थे, माँ जरूर कम पढ़ी लिखी थी किंतु समझदार थी। बड़ी भाभी बम्बई से आई थी, शायद इसी कारण हम सभी को गंवार समझती थी, क्योंकि हम जौनपुर जैसे छोटे शहर में रहते थे। हाँ, भैया को वे जरूर आधुनिक समझती थी, कारण घर के बड़े बेटे होने के नाते उनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। कॉन्वेंट में पढ़ने के कारण धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेते थे। सुबह से ही बड़ी भाभी का बड़बड़ाना चालू था, जाने क्या समझते हैं सब अपने आप को। आखिर हैं तो जौनपुर जैसे छोटे शहर के, रहेंगे गंवार के गंवार, किसी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। हमारे बम्बई में देखो, रात रात भर लोग बाहर रहते हैं किंतु कोई हंगामा नहीं होता। छोटी भाभी सिर झुकाए आटा गूंथती रही, जैसे कुछ सुनाई न दे रहा हो। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही थी। हिम्मत करके रसोई में पहुंची, धीमी आवाज में बोली, भाभी मेरा टिफिन लो। आ गई, कॉलेज में पहुंच गई किंतु अभी तक प्राइमरी के बच्चों की तरह बैग में टिफिन डाल कर जाएगी। एक हमारे यहाँ बम्बई में सिर्फ एक कॉपी उठाई, पैसे लिए और बस भाग चले। वहाँ रुककर और सुनने की हिम्मत नहीं हुई। सोचने लगी आखिर भाभी को हो क्या गया है। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। जैसे ही भोजन कक्ष में गई, छोटे भैया की आवाज़ सुनकर पैर रुक गए। आखिर आप करते क्या हैं बाहर आधी रात तक? हम सभी की नींद खराब करते हैं। पिताजी बीच में ही बोल पड़े, बेटे आखिर ऐसी कौन सी कमाई करते हो जिसके कारण तुम्हें आधी आधी रात तक बाहर रहना पड़ता है? तुम्हारा दफ्तर तो 5 बजे तक बंद हो जाता है ना। पिताजी, दफ्तर के बाद मीटिंग होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए आखिर उनके तौर तरीके भी तो सीखने पड़ते हैं। बड़े भैया ने अत्यंत धीमी आवाज़ में कहा। पिताजी के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी तेज आवाज़ में बोलने की। वे न ऊंचे बोलते थे और न ही उन्हें ऊंची आवाज़ पसंद थी। वे बड़े भैया को हिदायत देकर छड़ी संभालते हुए बाहर निकल गए, किंतु माँ से नहीं रहा गया। उन्होंने बड़े भैया को डांटते हुए कहा, तुझको पिताजी से झूठ बोलते शर्म नहीं आती? आगे बढ़ने की इतनी ही फिक्र थी तो 3-3 ट्यूशन के बावजूद तुम कभी प्रथम क्यों नहीं आए? मन लगाकर पढ़ा होता तो यह नाटक करने की ज़रूरत न पड़ती। हम सबको पाठ पढ़ाने चले हो, रात 12 बजे कौन सी शिक्षा लेते हो? जरा मैं भी तो सुनूं। माँ, तुम क्या जानो दफ्तर की बातें, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम तो बस आराम करो और छोटे तू अपने काम से काम रख। बड़े भैया ने छोटे भैया की तरफ घूर कर कहा। तभी पीठ पर किसी का स्पर्श पा मैं पीछे पलटी। बड़ी भाभी टिफिन लिए खड़ी थी, कंधे पर हाथ रख कर प्यार से बोली, मेरे कहे का बुरा मत मानना बीनू, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने मुस्कुराते हुए टिफ़िन ले लिया और बिना कुछ कहे बाहर चली गई। करीब 10-12 दिनों तक सब ठीक चलता रहा। बड़े भैया भी समय से घर आ जाते थे। माँ पिताजी तो पहले खाकर सोने चले जाते, बाद में हम सभी साथ खाना खाते। इकट्ठे खाना खाते बड़ा अच्छा लगता। दोनों भाभियों में भी पहले की तरह बात होने लगी थी। अचानक एक रात खटखट की आवाज़ से नींद खुल गई। मन आशंका से कांप गया। बगल का कमरा बड़े भैया का था। हिम्मत करके मैं उठी, सोचा उन्हें उठा दूं।
कुंडी खोलते खोलते किसी की आवाज़ सुन अचानक हाथ रुक गया। ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह बड़े भैया की आवाज़ है। वे भाभी से कह रहे थे, दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, जल्दी लौट आऊँगा। घड़ी की तरफ देखा, 11:30 बज रहे थे। आखिर क्या बात है, इतनी रात गए भैया क्यों बाहर जा रहे हैं? कहीं किसी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? किंतु आवाज़ तो बस बड़े भैया भाभी की ही थी। सोचा जाकर भाभी से पूछूं, किंतु हिम्मत न हुई। इसी उधेड़-बुन में नींद गायब हो गई। काफ़ी कोशिश के बाद जब हल्की नींद आई ही थी कि खटपट सुनकर आंख फिर खुल गई। शायद भैया आ गए थे। घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। भैया ने बाहर जाना छोड़ा नहीं था। सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए यह चाल चली थी। उनकी इस चाल में भाभी भी शरीक थीं। रात को आने जाने का सिलसिला करीब रोज ही चलता था। एक रात दरवाजे पर होती लगातार दस्तक से मेरी नींद उचट गई। भाभी को शायद गहरी नींद आ गई थी। मैं जल्दी से उठी क्योंकि नहीं चाहती थी कि माँ उठ जाए और पिताजी तक बात पहुँचे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बदबू का एक झोंका अंदर तक हिला गया। भैया ने शायद ज़्यादा पी ली थी। अंदर आते ही बोले, क्यों जानू आज इतनी? तभी मेरी तरफ नज़र पड़ते ही खामोश हो गए। तब तक भाभी आ गई थीं। वे बिना कुछ कहे सहारा देकर भैया को कमरे में ले गई। उस रात मैं सो न सकी। सारी रात करवटें बदलते बीती। यही सोच रही थी कि माँ से कह दूँ या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह थोड़ी झपकी आई ही थी कि बड़ी भाभी ने आकर जगा दिया। बोली, बीनू कृपया रात की बात किसी से ना कहना। तब तक मैंने भी निर्णय कर लिया था कि बात छिपाने से अहित भैया का ही है। मैंने उनकी तरफ सीधे देखते हुए कहा, वह तो ठीक है भाभी। किंतु जब मैंने रात को दरवाज़ा खोला तो विचित्र बू का आभास हुआ। कहीं भैया? भाभी बीच में ही मुंह बनाकर बोली, हमें तो कोई गंध नहीं आई। मैं खुद अपने प्रश्न पर लज्जित हो गई। अपने पर क्रोध भी आया कि जब भाभी को भैया की फिक्र नहीं है तो मैं ही क्यों चिंता में पड़ूं। इसी तरह 2 हफ्ते और बीत गए। मैं भी घर में कलह नहीं कराना चाहती थी, इसलिए मुंह सी लिया। किंतु कब तक कोई बात छिपती है। छोटी भाभी को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने बड़ी भाभी बड़े भैया के बारे में अपनी शंका व्यक्त की। वे उन्हें समझाना चाहती थी, किंतु बड़े भैया ने भाभी पर न जाने क्या जादू कर दिया था कि वे वैसे तो अच्छी भली रहती, किंतु जहां भैया की बात होती वे झगड़ने को तैयार हो जाती। उनसे छोटी भाभी की बात सहन न हो सकी। दंदनाती हुई मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, बीनू तुझसे नहीं रहा गया ना? कैसा बीते भर का पेट है, पचा ना सकी, उगल ही दिया। माँ वहीं बैठी थी। वे आश्चर्य से कभी मुझे तो कभी भाभी को देखने लगी। क्या बात है बेटे, आखिर हुआ क्या? माँ ने पूछा। मैंने भी पूछा, पर भाभी हुआ क्या है? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, पर वे कहाँ सुनने वाली थी। सच ही कहा गया है, क्रोध में इंसान का दिमाग पर कोई बस नहीं होता। तब तक छोटे भैया व भाभी भी आ गए। गनीमत यह थी कि पिताजी शहर से बाहर गए हुए थे और बड़े भैया सो रहे थे। छोटे भैया ने माँ को धीरे से सब बता दिया। आप समझती क्यों नहीं हैं? रात देर से घर आना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा बुरा वे खूब समझते हैं। साहब बनने के लिए बड़े लोगों के साथ उठना बैठना तो पड़ेगा ही, वरना कौन तरक्की देगा। माँ से सहन नहीं हुआ। उन्होंने जोर से कहा, ऐ बहू, रात देर से आने से लोगों की तरक्की होती है। यह एक नई बात सुन रही हूँ। नहीं, यह सच है। आप पुराने विचारों की हैं। आपको क्या पता, जब तक बड़े लोगों के साथ पियो पिलाओ नहीं, अफसरी नहीं मिलती। तैस में भाभी के मुंह से खुद ही सारी बात निकल गई। ओहो, तो आपको पता है कि वे पी कर आते हैं? छोटे भैया ने पूछा। थोड़ी बहुत साथ देने के लिए चख ली तो क्या बुराई है। बम्बई में तो हर नौजवान बियर पीता है और मेरे भाई खुद पीते हैं। भाभी से बात करना अपना माथा फोड़ना था। तब तक शोर सुनकर बड़े भैया भी आ गए। उन्हें देख छोटे भैया ने कहा, कल आपके दोस्त अजय मिले थे। उन्होंने बताया कि आजकल आपके पास बहुत पैसा रहता है। क्या कोई दूसरी नौकरी मिल गई है? सुनो भाभी,
वे बोल रहे थे कि आपके पिताजी 1000 रुपये महीना जेब खर्च भेजते हैं। उन्होंने बड़े भैया की उपस्थिति में भाभी से स्पष्टीकरण मांगा। छोटे भैया की बात सुन बड़ी भाभी ने पहले तो नज़र भर बड़े भैया को देखा, फिर जोर से हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। बात तो स्पष्ट थी, किंतु बड़े भैया ने ऐसा जाल उन पर फेंका था जिससे बड़ी भाभी जैसी नारी का बच निकलना मुश्किल था। वे यह सोचकर खुश थी कि उनका पति कितना अच्छा है, जो बिना कुछ पाए ही उनके पिता की प्रशंसा का ढिढोरा पीट रहा है। यही कारण था कि इतने गंभीर प्रश्न को भी उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने मस्तिष्क पर तनिक भी जोर नहीं डाला कि आखिर पैसों की बारिश हो कहाँ से रही है। देवर का मुंह हाँ कहकर बंद कर दिया। भाभी पति की तरफ अपार कृतज्ञता से देख रही थी। माँ यह सब सुनकर सन्न रह गई। उन्होंने अपना माथा पीट लिया। क्यों बड़े, क्या यही दिन देखना रह गया था? क्या कमी थी जो इस नीच हरकत पर उतर आया है? अगर यही करना है तो जा बन जा घर जमाई, यहाँ यह सब नहीं होगा, समझे? कहकर रोती हुई वे कमरे से बाहर निकल गई। छोटे भैया और भाभी भी धीरे से खिसक लिए। माँ की बात सुन बड़े भैया कुछ अनमने से हो गए थे, किंतु भाभी ने उन्हें संभाला। क्यों चिंता करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। पड़ोस में लड़के की शादी थी, संबंध अच्छे थे, इसलिए सब परिवार बुलाया था। सभी तैयार हो गए। हम बड़ी भाभी का इंतजार कर रहे थे। माँ ने मुझे उन्हें बुलाने के लिए भेजा। मैंने बाहर से ही आवाज़ दी, भाभी जल्दी चलिए, बीनू अंदर आ जा। भाभी बोली। अंदर वे तैयार खड़ी कुछ ढूंढ रही थी। बोली, पता नहीं लॉकर की चाबी कहाँ रख दी है, नेकलेस के बिना कैसे चलूँ? इतना ढूंढा पर मिल नहीं रहा। तेरे भैया भी ढूंढ कर थक गए, अभी उन्हें नहाने भेजा है। भैया ने स्नान घर से ही कहा, क्यों परेशान हो रही हो, माँ से मांग लो, आकर वापस कर देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर माँ से जेवर निकलवाना इतना आसान नहीं था। उनका एक ही जवाब होता था, तुम लोगों को पहनने का ढंग है नहीं, कहीं तोड़ दिया या खो दिया तो? ना बाबा, मैं तो नहीं देती, ये सब बीनू के लिए है, तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं, कम से कम मेरे गहने तो रहने दो। भाभी को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने प्यार से पास आकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। जी धक से हो गया कि अब क्या होने वाला है। वे बोली, बीनू, जन्मदिन पर जो नेकलेस पिताजी ने तुम्हें दिया था उसे एक रात के लिए दे दो। पर भाभी, मैं कैसे? अरे कुछ नहीं होगा, मैं माँ से नहीं कहूँगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, मैं वहाँ से आकर तुरंत दे दूँगी, मरती क्या न करती। बिना परिणाम सोचे मैंने नेकलेस उन्हें दे दिया, पर माँ को जैसे शक हो गया था। वे कभी भाभी के गले को तो कभी मुझे घूरती। मैं बिना कसूर के मुंह छुपाए इधर से उधर घूम रही थी और भाभी ठहाके पर ठहाके लगाए जा रही थी। परंतु छोटी भाभी को पता नहीं कैसे सब पता चल जाता था। वे पूरे समय मेरे साथ ही बनी रही, उनकी मौजूदगी दिलासा देती रही। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती थीं। उस रात तो भाभी ने नेकलेस नहीं लौटाया। मैं डर के मारे मांगने की हिम्मत न कर सकी। दूसरे दिन सुबह ही मैंने धीरे से उनके कमरे में जाकर नेकलेस की बात की। भाभी कुछ घबराई हुई थी, भैया का कुछ पता नहीं था। वे सुबह ही सुबह मालूम नहीं कहाँ चले गए थे। बीनू, मैंने नेकलेस यहीं सामने रखा था, मालूम नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा, कब से खोज रही हूँ। भाभी ने रुआसी होकर कहा। मुझे तो जैसे चक्कर आ गया। सोचने लगी, हाय अब क्या होगा। किसी तरह कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। सिर पर किसी के स्पर्श से आंखें खोली तो देखा सामने छोटी भाभी खड़ी हैं। उनकी गोद में मुंह छिपाकर मैं रो पड़ी। छोटे भैया भी तब तक वहां भाभी को खोजते आ पहुंचे थे। मुझे इस हालत में देख सबको हंसाने के लिए बोले, क्यों बीनू, कल की शादी देख मन मचल गया क्या? खूब भाभी को मस्का लग रहा है। उनकी बात सुन मैं और जोर से रो पड़ी। छोटी भाभी ने उन्हें इशारे से बुलाया, वह सारी बात समझाई। सुनते ही भैया बड़ी भाभी के कमरे में पहुँचे। यह तो अच्छा था कि माँ पूजा पर बैठ चुकी थी और 1.5 घंटे तक उनके उठने की कोई संभावना न थी। छोटी भाभी के साथ
मैं भी भैया के पीछे पीछे बड़ी भाभी के कमरे में पहुंची। नेकलेस ढूंढते ढूंढते भाभी को अपने लॉकर की चाबी मिल गई। मुझे देख उन्होंने कहा, बीनू, यदि तुम्हारा नेकलेस नहीं मिला तो मैं अपना नेकलेस तुम्हें दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। उनकी आवाज़ बता रही थी कि उन्हें भी नेकलेस न मिलने का गहरा दुख है। उन्होंने सबके सामने लॉकर खोला तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। भैया ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया। छोटी भाभी मुझे छोड़ उनकी तरफ लपकी और मैं पानी लेने दौड़ पड़ी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ सोचने का होश ही नहीं रहा। छोटे भैया ने देखा कि लॉकर खाली पड़ा है। तब तक भाभी को भी होश आ गया। वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। छोटे भैया इस मौके को कहाँ छोड़ने वाले थे। बड़ी भाभी को आड़े हाथों लिया। अंत में यह फैसला हुआ कि माँ और पिताजी को कुछ न बताया जाए। पिताजी दिल के मरीज हैं, शायद इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकें। सभी आगे की योजना बनाने लगे कि तभी बड़े भैया मज़े से सीटी बजाते कमरे में दाखिल हुए। भाभी को बिस्तर पर लेटे और हम सबको पास बैठे देख वे दौड़कर उनके पास पहुँचे। वह घबरा कर बोले, सुमन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, अब और नाटक मत करो। इस तेज आवाज़ ने हम सबको सकते में डाल दिया। उन्होंने भैया को खूब झिड़का, तुम पति बनने के योग्य नहीं हो। सिर्फ शराब पीने के लिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत कर डाली, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सुमन, सुनो तो, कहते रहें, किंतु भाभी पर तो जैसे भूत सवार था। तब भैया फौरन बाहर जाने को पलटे। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। इस आवाज़ ने भैया के पैरों में जैसे जंजीर डाल दी। बड़े भैया आश्चर्य से पत्नी को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पत्नी उनके आगे पीछे गऊ की तरह दुम हिलाती थी, आज शेरनी कैसे बन गई। तब तक भाभी के कहने पर छोटे भैया ने बड़े भैया की तलाशी ले डाली। उनकी जेब से रुपयों की गड्डी तथा एक रसीद मिली। यह देख भाभी सिर पकड़कर बैठ गई। छोटे भैया रसीद व रुपए लेकर तुरंत बाहर निकल गए। बड़े भैया भी पीछे पीछे पता नहीं कहाँ चल पड़े। करीब आधे घंटे में छोटे भैया नेकलेस व भाभी की बालियां लेकर लौट आए। उन्होंने बताया कि भैया ने भाभी के सारे गहने उसी सुनार के यहाँ गिरवी रख छोड़े हैं जहाँ नेकलेस दिया था। भाभी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अचानक छोटी भाभी कमरे से चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो उनके हाथों में कुछ रुपए थे। उन्होंने रुपए पति को देकर कहा, जितने भी गहने आ सकते हैं ले आइए। तब तक मैं भी अपनी जमा राशि ले आई थी। बड़ी भाभी ने हम दोनों को लिपटा लिया और जोर से रो पड़ी। हम सबको भी रोना आ गया। छोटे भैया ने बात संभाली। उन्होंने फिर से सबको सचेत किया कि माँ को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बड़ी भाभी दिन भर कमरे से बाहर न निकली। माँ 2-3 बार देखने भी आई, पर उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया। उनके 1 वर्ष के बेटे को छोटी भाभी ही संभाले रही। छोटे भैया ने बड़ी भाभी के व अपने खाते से रुपए निकालकर भाभी के सारे गहने शाम तक ला दिए। बड़े भैया का रात भर कुछ पता न चला। सुबह सुबह उनके दोस्त अजय ने आकर खबर दी कि वे भैया को अस्पताल में दाखिल कराकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़े भैया अपने किए पर इतना शर्मिंदा थे कि सुबह से ही शराब पी रहे थे। रात बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया। ज़्यादा पीने से उनके एक गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया है। रात भर वे वहीं थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया है। वे खतरे से बाहर हैं। अभी हम सब यह बुरी खबर सुन ही रहे थे कि नौकर ने आकर खबर दी कि पिताजी ने छोटे भैया को अपने कमरे में बुलाया है। सुनकर सभी घबरा गए। छोटे भैया ने सबको शांत किया और ऊपर गए। हम सब से रहा न गया। सभी दबे पांव पिताजी के कमरे के बाहर जा पहुँचे। माँ भी वहीं थी। पिताजी ने शांत स्वर में पूछा, पैसों की इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इतने सारे रुपए एक साथ तुमने व बहू ने निकाले? सबका खाता उसी बैंक में था जहां वे मैनेजर थे। कैशियर छोटे भैया को पहचानता था। चापलूसी के लिए शायद उसने सारी बात पिताजी को बता दी थी। छोटे भैया ने सारी बातें पिताजी को बता दी, बस नेकलेस की बात छिपा गए। माँ तो सुनकर हाय हाय करने लगी।
किंतु पिताजी ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। फिर बोले, मुझे खुशी है कि छोटे ने इस विपत्ति में हिम्मत और समझदारी से काम लिया। चलो अस्पताल चलते हैं, शायद उस नालायक को भी सद्बुद्धि आ जाए। हम सभी अस्पताल पहुँचे। पहले भैया हम सब से मिलने को तैयार ही न हुए, किंतु उनके दोस्त अजय के बहुत समझाने पर मिलने को राजी हो गए। वे किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, दोनों हाथों से मुंह ढक कर रो पड़े। उन्हें रोते देख हम सब रो पड़े। पिताजी उनके सिर पर हाथ फेरते रहे। माँ उनके आंसुओं को पोंछती हुई चेहरा भिगो रही थी। आखिर बड़े भैया बोले, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने सबके विश्वास को धोखा दिया है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, जब आँख खुले तभी सवेरा। देखो यह क्या करिश्मा है कि समय रहते ही तुम्हें सद्बुद्धि आ गई। पिताजी ने उन्हें धीरज बंधाया। हम सभी की आंखें भरी थी, पर आंसू अब गम के नहीं, खुशी के थे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।